आज हम जो बात करेंगे थोड़ा सा योग के संदर्भ में कि योग के लिए हमको बच्चों को कैसे तैयार करना है, किस तरह से हमको सिखाना है। उसके बाद में जो योग की सिलेबस हैं, बुक्स हैं, वो भी आपको दे दी जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये योग संदर्शिका से ही आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा, इसको आप समझिए। तो हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे। पहले पन्ने को आप देख लीजिएगा, मैं बोलता भी चाहूंगा, आप देखते भी जाना। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि योग शिक्षक की भूमिका, जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका रहेगी। तो आप जानते हैं कि सारी भूमिका आपकी ही है, आपको जाकर के बच्चों को सिखाना है, इसलिए सारी भूमिका आपकी है। तो आपकी भूमिका में क्या करना है कि आप जानते हैं कि हमको जिन बच्चों को सिखाना है, पहले हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं। बच्चे इसलिए महत्वपूर्ण हैं, वो देश के कर्णाधार हैं। कल के दिन में बड़े बन करके वो देश के जो नेतृत्व है, देश के विविध क्षेत्रों में जो उनकी ऊंचाइयां हैं, उनके द्वारा ही वो आगे संभाला जाएगा। ये सब फीलिंग्स और ये भावनाएं हमारे मन में पहले होनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे को देख करके, चाहे वो गरीब है, अमीर है, बहुत गाँव का है, कैसा भी है, वो उसको देख करके हमारे मन में, बच्चे को देखते ही शिक्षक के मन में ये भाव आना चाहिए कि यह एक तरह से अनघड़, एक तरह से वह पवित्र एक ढेला है मिट्टी का, उसमें से मुझे एक सांचे में डाल करके एक स्वरूप तैयार करना है, उसमें से बनाना है। ये टीचर्स की पहले फीलिंग होनी चाहिए, हमारे मन में ये भाव होनी चाहिए। हमारे लिए हर बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हर एक बच्चा, मेरे लिए यह है कि हो सकता है कि कल वह देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति बने, हो सकता है कि बड़ा बड़ा इंजीनियर बने, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट बने, या बड़ा से बड़ा राजनीतिक क्षेत्र में किसी पद पर पहुंचे। हमको इस फीलिंग से काम करना है, यानी कि हर बच्चा मेरे लिए प्रधानमंत्री है, हर बच्चा मेरे लिए राष्ट्रपति है, हर बच्चा मेरे लिए बड़ा से बड़ा है। तो ये जो फीलिंग होती है, फिर हमको अपने व्यवहार को सावधानी से करने में प्रेरित करती है। तो ये भाव, ये फीलिंग्स, और मैं ये कहूँ कि वो जो पुष्प है, वो जो अधखिला पुष्प है, जो खिला हुआ नहीं है, तो जब वो पूरा खिलेगा, वो पुष्पित पल्लवित होगा। और ये आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्च हुए हैं, वो सारे रिसर्चेज ये कहते हैं कि जो 5-6 साल की आयु का जो बच्चा होता है, जो उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है, वो इतना हो चुका होता है कि उन समय पर जो जो उसके चित्त के अंदर जिन चीजों में संस्कारों को हम डालते हैं, वो पूरा जीवन पर्यंत रहता है। यदि आप अपने जीवन में भी देखेंगे, बचपन की जो कई सारी बातें आप लोगों को याद होंगी, परंतु बहुत सारी चीजें बाद वाली ध्यान नहीं रहती हैं। जैसे अभी कुछ महीने पहले, साल भर पहले, जो जीवन में जो व्यवहार में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ याद रह जाती हैं, कुछ नहीं रहती हैं, पर बचपन की बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, क्योंकि उस समय पर जो मस्तिष्क होता है, वो बहुत ग्रहणशीलता उसमें बहुत ज्यादा होती है, उसका जो प्रभाव है वो पूरे गहराई तक पहुंचता है। ये हमको ध्यान रखना है। तो योग के माध्यम से हमको सिर्फ आसन और व्यायाम नहीं सिखाना है, इसको आप ये समझिए कि योग के माध्यम से सिर्फ आसन और व्यायाम नहीं सिखाना है, अभी तो हमको पूरी उसकी जो चेतना का स्तर है उसको उन्नत बनाना है, संस्कार का जो स्तर है उसको उन्नत बनाना है। क्योंकि बाकी विषयों में जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, उन सब्जेक्ट में आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बैठेंगे, या आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ाएंगे, या आप साइंस पढ़ाएंगे, कोई भी विषय पढ़ाएंगे, वो विषय का पार्ट नहीं बन पाता है। परंतु योग जब पढ़ाते हैं आप, ये योग विषय का पार्ट है, क्योंकि यहाँ मानवीय संवेदनाओं को समझ करके उन संवेदनाओं को चेतन करने का और उसको दिव्य बनाने का यह एक उपक्रम है। इस भाव से हमको प्रवृत्त होना है। तो आसन है, पोस्चर्स हैं, प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, यह उसका एक पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले इस स्तर से हमको शुरू होना है कि बच्चों को सिखाने के लिए हमको कैसे कैसे शुरू होना है। तो अभी जो आप लोगों ने सीखा, सुबह से शाम जो आप लग रहे हैं, या जितना भी, जो चाहे वो अनुसंधान का पक्ष है, व्यवहार का पक्ष है, क्रिया का पक्ष है, वो जिससे कि आपके अंदर होगा। हम क्या दे सकते हैं किसी को, जो हमारे पास है। तो आप पहले से इतने पूर्ण हो जाएं, आपका खजाना इतना भर जाए कि आपको बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा हो जाए। ये नहीं कि जितना आप सीख करके जाएंगे सब बच्चों को सिखाना ही है, वो तो बहुत थोड़ा सा उसमें से हो सकता है, परंतु जो सिखाएं वहां पर जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है, आपका विश्वास का स्तर, उस बच्चे को पता नहीं कि मेरे गुरुजी कितना जानते हैं, पर वो आपको पता है कि मैं कितना जानता हूं। तो जो आपका जानने का स्तर है वो बहुत उच्च कोटि का हो, जिससे कि उनको आप विविध तरह से, बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से सिखा सकें। तो ये बच्चों में जो बाल्यावस्था के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमें इस भाव से, इस गहराई से हमको सिखाना है। क्योंकि बच्चों के लिए हमने यहाँ शुरू में लिखा था, एक पहले पेज के शुरू में आपने देखा होगा, बच्चे वे कलियां हैं जो फूल बन जगत में अपनी खुशबू बिखराएंगे,
बच्चे वो कच्ची मिट्टी हैं जो गढ़ने पर देश, समाज और राष्ट्र बन जाएंगे। दूसरा हमने लिखा था, हमारे परिवेश का रखना तुम ख्याल, क्योंकि कल हम बनेंगे उन्नत और विशाल। ये मैंने शुरू में लिखा था। अब आप इससे आगे थोड़ा देखेंगे, हमने जो भी आपको पुस्तक दी जाएगी उसमें पहली और दूसरी कक्षा के लिए हमने एक पुस्तक तैयार की है, वो अभी आपके पास नहीं है। खेल खेल में योग। खेल खेल में योग क्या है कि वो बिल्कुल छोटे बच्चों के हिसाब से, जो 5 साल के हैं, 6 साल के बच्चे हैं। आप जानते हैं कि 5 और 6 साल के जो बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो सब चीजों को हम बहुत प्रवचनात्मक बातों को कहें और वो ग्रहण करें। वहां पर क्रियात्मक या दृश्यात्मक ज्यादा चाहिए। दृश्यात्मक क्या है कि देखने से, जैसे कहीं चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, उसको देखेंगे तो ज्यादा ग्रहण करेंगे। क्रियात्मक क्या, बेटा ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे बैठो, तो ज्यादा सीखेंगे। आप पता चला कि आप भाषण सुनाने के लिए बैठ गए, वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमको ये देखना है कि जब हम कक्षा शुरू करेंगे बच्चों के लिए, कितना हमारे यहाँ वहां पर श्रवण का कितना पाठ होना चाहिए, दृश्य का कितना पाठ होना चाहिए, प्रवचन का कितना पाठ होना चाहिए, तीनों चीज का। तो अधिक से अधिक जितना भी रिसर्च हुआ है वर्ल्ड वाइड, जितने भी रिसर्चेज हुए हैं बच्चों की साइकोलॉजी के लिए, हमको सिखाने के लिए, तो जो योग का पाठ्यक्रम हमने तैयार किया है कि यह बच्चों को बोझ न लगे, अभी तो बच्चे प्रतीक्षा करें कि मेरी योग की कक्षा कब होगी। बाकी कक्षा में आए या ना आए, वो आपसे जाकर के पूछे कि सर हमको बताओ वो आसन वाला कब होगा, या जब आपको पता चले कि बच्चा आज वो करना है तो पहले से दौड़ते हुए बच्चे आ जाए। तो क्योंकि सिलेबस को लेकर के भी वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि पठन सामग्री जितना ज्यादा बोझिल हो जाता है, जितना ज्यादा जो बस्ते का बोझ है, आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। उसको जितना कम हो जाए तो किताबों के बोझ में बच्चे को लगे कि आज और एक चीज पढ़नी पड़ेगी। तो हमको कहीं पर भी ये महसूस नहीं होने देना है बच्चों को। तो हमने इसका नाम भी इसलिए रखा खेल खेल में योग, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है खेलने में, कूदने में, इधर उधर गतिविधियों को, विविधता में। तो उसी रूप में इसको हमको शुरू करना है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ सकता है। तो थोड़ा दिन जैसे मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे या जो आपके निदेशक हैं उनको हम बोल देंगे, थोड़ा सामग्री के रूप में जैसे चार्ट है या आकृतियों की कुछ ब्लॉग बना दिया या कुछ स्लाइड शो है, जो भी कथा कहानी पहेलियां, अलग अलग तरह का मटेरियल वो आपको अपने टीचिंग के हिसाब से इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य है कि बच्चों को सिखाना है, तो बच्चों के लिए वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सिंपल सा चार्ट ही एक रखा, वो ब्लैक बोर्ड होता ही है स्कूल में, आपने कुछ लिखा, कुछ समझाया, तो इस तरह के मटेरियल भी हम लोग साथ में रख करके करें। इसमें हालांकि छोटे बच्चों को बहुत ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। जो बिटिया होती है 12-13 साल के बाद में, हालांकि तब तक वो 5वीं कक्षा से पार जा चुकी होती हैं, परंतु फिर भी ये बड़ी कक्षाओं में या आगे के लिए कोई बिटिया है, जैसे पीरियड्स वगैरह है, ये एक सावधानी की दृष्टि से इतना ही ध्यान रखना है कि उस समय पर जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उसको कर सकते हैं, भारी आसन नहीं कर सकते। हालांकि 5वीं कक्षा तक ये मुश्किल से लागू होता है, आजकल हो जाता है। कई सारी बच्चियों को मैंने देखा कि 10-10 साल में, 11-11 साल में भी पीरियड्स होने शुरू हो गए, पहले नहीं होते थे। ये एक सावधानी। दूसरी सावधानी में यदि हम जाते हैं तो सामान्य रूप से ये ध्यान रखना है, जिनको शारीरिक रूप से जैसे ज्यादा अकड़न है जिसके शरीर में, या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कई लोग तो बच्चे बहुत मुड़ने तोड़ने में रबड़ जैसे होते हैं, कुछ थोड़े से अकड़ू टाइप होते हैं। तो हम ये प्रयास ना करें सिखाते समय कि सबको सारी क्रिया एक ही स्तर से करें बच्चे। आप उनमें से छांटिए कि कौन कितना कितना स्तर का है, उसको वो एक्टिंग तो करें पर जबरदस्ती ना करें। तो धीरे धीरे वो बॉडी जो है ना फ्लेक्सिबल हो जाता है, अपने आप होने लगता है। तो ये थोड़ी सावधानी की बात है। ये योग शिक्षक की जो भूमिका थी इस विषय में मैंने आपको थोड़ा सा कहा। तो ये जो चीजें हैं बच्चों को थोड़ी सी प्रेरित करें मानसिक के रूप से, सहनशीलता के लिए, क्रिया के लिए, व्यवहार के लिए और रुचि के विषय में, ये सब चीजों को थोड़ा सा आपको देखना है। इस पुस्तक में क्या है, हमने ये प्रयास किया है कि ये जो आनंद पूर्वक ये बच्चे सीख सकें, बड़ी रुचि के साथ और मस्ती के साथ वो बच्चे कर सकें, ये हमने प्रयास किया है। एक तो हो गया पाठ्यक्रम का पाठ, चलो किताबें तो अच्छी हो गई, आपने सीख लिया। दूसरी जगह होती है सिखाने की जगह, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अभी एक दिन मैं बोल रहा था, तो पहले दिन था आप लोगों का, तो उसमें जो है उस दिन उन्होंने कहा कि जी हमारा तो बहुत पहाड़ में है, दूर सा स्कूल है, मान बहुत ठंड का मौसम है, अब वहां साधन नहीं है। तो ठंड की जगह पर साधन नहीं, तो बच्चों को एकदम हम उनको बहुत सारी क्रियाएं नहीं करा सकते हैं। यदि हम जबरदस्ती करेंगे तो अरुचि पैदा हो जाएगी। तो हमको देखना है कि वातावरण की दृष्टि से, जैसे कभी बरसात का मौसम है, कभी बहुत ठंड का मौसम है, तो हमको उस तरह की क्रियाएं करवाना है कि हमको वातावरण को देखना है, वह ये जो मौसम और पर्यावरण के हिसाब से स्कूल में, उसके बाद में उन क्रियाओं को सिखाना है। दूसरी चीज है जैसे कि जहां सिखाएंगे, जैसे छोटे छोटे स्कूल है, छोटे कमरे हैं या ग्राउंड छोटा है,
तो जैसे नॉर्मल मौसम के अंदर आप बाहर ग्राउंड पे बैठा सकते हैं, या थोड़ा मौसम खराब है तो कमरे में बैठा सकते हैं। बच्चों को क्योंकि वो सफोकेशन ना हो, वो अनकंफर्ट फील ना करे, ये छोटी छोटी बातें हैं, उसमें हमको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकली क्रिया पे बहुत फर्क पड़ता है। योग का मतलब बोले गुरुजी एक कमरे में ठूस देंगे, बोले हम घिच पिच करके बैठेंगे, तो उसके दिमाग में असहजता आएगी। या योग मतलब गुरुजी ठंड में बाहर खड़ा कर देंगे तो उनकी रुचि नहीं बनेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये क्रिया का उसके साथ संबंध है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें बच्चों को मनोविज्ञान को समझें। ये आपको वैसे भी आप लोगों ने टीचर ट्रेनिंग में इस चीज को जब आपने सीखा होगा अवश्य रूप से, तो यहाँ जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा मनोविज्ञान को समझें। मैंने इसमें दे रखा है, इसमें 7 नंबर के पेज में है, तो उसमें थोड़ा सा मनोविज्ञान के संदर्भ में कि बच्चों को कैसे समझाएं, बच्चों के स्वभाव, संवेदनशीलता, उनकी आवश्यकता का ध्यान रखना, क्योंकि हर बच्चे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, ये बहुत कठिनाई होती है। एक बच्चे को थोड़ा डांट दो वो समझ जाता है, दूसरे को थोड़ा डांट दो वो और उद्दंड हो जाता है कि अच्छा मेरे को डांट दिया। तो आपको उसकी साइकोलॉजी को देखना है। जैसे मैंने देखा स्कूल की बात, स्कूल में तो आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे, घर में जो एक एक दो दो बच्चे होते हैं, लोग उनकी साइकोलॉजी नहीं जानते हैं। कई बार होता है जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास, ऑफिस में बैठे होते हैं, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, आते ही जो है ना, वो कुछ छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं है, कुछ छेड़ना शुरू कर देंगे, कुछ सामान उठा लेंगे, तो उसकी मम्मी पापा साथ में होंगे तो उसको धमकाएंगे, क्यों उठाता है, उसको मत छेड़, उसको मत छू, तो बहुत डांटेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है, मैं कहता हूं कि नहीं, उसको ऐसा मत डांटिए। इतनी करने से ही आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों को जिद्दी बना रहे हो, बच्चों को सुधार नहीं रहे हो आप, पर आपको लगता है कि हम इससे सुधार करा रहे हैं उसकी, वो गलत काम कर रहा था मैंने रोक दिया तो इसका सुधार हो जाएगा। ये हमारी भ्रांति और भ्रम है, हम उससे बच्चे को जिद्दी बना रहे हैं। तो आप कहेंगे जी फिर इसमें क्या करना चाहिए? इसमें 2 उपाय हैं, बिल्कुल सिंपल 2 उपाय हैं। इसमें एक, यदि बच्चा कुछ चीज उठा रहा है, तोड़फोड़ मचाने की वो उसकी मानसिकता है, उसको पता नहीं, कोई चीज देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको 2 तरह से समझाया जा सकता है। बोले बेटा एक तो आराम से देख लो, टूटे नहीं, ध्यान रखना, तो वो एकदम शांत हो जाएगा, पर उसको ये भी लगेगा कि जो मैं कर रहा था मेरे को मना नहीं किया। और ज्यादा उद्दंडता कर रहा हो, उससे काबू में नहीं आने लायक हो, तो उसको ये कह सकते हैं कि बेटा तुम ना देखो, इसको ऐसा करोगे ना, ये टूटेगा, टूटेगा तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो देखो उससे बहुत हानि हो जाएगी। यानी कि उसकी हानि या उससे होने वाली जो प्रभाव है, निषेध मत करिए, अब प्रभाव की चर्चा करिए कि बेटा तुम ऐसा करोगे इससे ऐसा हो जाएगा। उसके दिमाग में आ जाए अच्छा ऐसा हो जाएगा, फिर नहीं करेगा। तो हमको इस तरह की आदत डलवानी चाहिए बच्चों में। तो हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है, तो ये शिक्षक का दायित्व है कि आप प्रयास करिए कि कई लोग बहुत उद्दंड टाइप होते हैं, कुछ थोड़ा डरपोक टाइप होते हैं, कुछ बहुत सीधे से होते हैं, कुछ थोड़े तेज भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो हमको उनके साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रीट करने का प्रयास करना चाहिए। और कड़े नियम, बच्चों को मैंने देखा कि प्रायः कड़े नियम से बच्चे कभी सुधरते नहीं हैं, या कड़े नियमों से हम उनको बांध करके नहीं रख सकते। मैंने देखा कि जिन बच्चों को बहुत कड़े नियमों पे रखा जाता है, बाद में हमने देखा कि वो बच्चे जो है ना, एक तरह से वो समाज से कभी भी जुड़ नहीं पाते हैं, एक भय, एक दबाव में जीते हैं। तो हमको नियमों को, मर्यादाओं को बिल्कुल टाइट रखना है, पर उन मर्यादाओं को पालन करवाने के लिए जैसे मैंने बताया, उसके हेतु को समझा करके करवाना, हमको उसके कारण को समझाने से वो चीजें हो सकती हैं। तो दूसरी बात, जैसे अब योग के संदर्भ में है, तो योग के संदर्भ में इतना जरूर है कि जैसे मान लीजिए कुछ जवान हैं आप लोग में से, कुछ थोड़े एजेड भी हैं, पर इतने तो आसन कर लेना, जैसे अभी उठने की बारी उठ सके, हम बैठने का हो तो बैठ सकें, तो थोड़ा बहुत आप लोग योगासन जो बच्चों को करा रहे हो करने लायक बन के जाना, नहीं तो बच्चे फिर आपके ऊपर ही हंसेंगे, बोले गुरुजी से तो होता नहीं, सर तो करते नहीं, हमको कह देते पर करो। तो उपहास का पात्र फिर आप फिर उसको धमकाओगे, हंसता है, तो गुरुजी को तो करना पड़ेगा ना। तो हमको एक तो ये चीजें एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए। आयु ठीक है, आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, पर हम थोड़ा सा अपना रूटीन में अभ्यास करते हैं तो शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारे शरीर का जो एक लचीलापन है, वो बढ़ सकता है, बना सकते हैं। तो इतनी सी बात है जो हमको समझने की जरूरत है। हमको जब बच्चों को जब सिखाते हैं योग वगैरह, इस आप सिखाओगे जाकर के, हमको कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बताया, एक तो उन बच्चों की साइकोलॉजी का हमको ध्यान रखना है। साइकोलॉजी के हिसाब से हमको देखना है कि बच्चा जब हम कुछ बता रहे हैं तो वो
वो आपकी बातों पर उसकी एक तो होता है कि हमने कहा बेटा कर, तो वो डर के मारे तो करेगा, पर मन से क्या सोच रहा वो इच्छा से कर रहा है या प्रेशर से कर रहा है। तो हमको प्रेशर से नहीं करवाना है, हमको उसको इच्छा पे पहुंचाना है कि बेटा ऐसा करते हैं ना तो जवान हो जाओगे ना, तो तुम्हारी हाइट बहुत लंबी हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तो बच्चों की रुचि जागृत हो जाएगी। हमको हेतु देना है, हमको कारण देना है। हमको ये नहीं करना, नहीं कर, क्यों नहीं करता, कर, ऐसा कर, ऐसा खड़ा हो जा, नहीं, हमको ये नहीं करना है कतई भी। हमको ये करना है बेटा इसको करना क्यों जरूरी है, इसको समझो। आप ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको करोगे उसका लाभ तुम्हारे जीवन के लिए है, तुम्हारे भविष्य के लिए है, इससे तुम बहुत अच्छे बनोगे। तो वो जो भी हेतु है, जो भी उसके लिए कारण है, जो भी बातें हैं, हम उनको समझाएं और उसमें बारीकी से जो नोट करने की चीज है, उसकी क्रियाशीलता कैसी है, वो रुचि कैसे ले रहा है, और वो क्रम वगैरह जैसे हम बता रहे हैं, तो जैसे खड़े होने के लिए कहा, जैसे पोस्चर्स के लिए कहा, तो वो किस तरह से कर रहा है, इन चीजों को हम बारीकी से करें। क्योंकि कई बार होता है, आपने देखा होगा, कुछ बच्चे तो एक बार में ही चीजों को समझ लेते हैं। कई बच्चों को कई बार हमको बताना पड़ता है, बेटा नहीं ऐसा करो। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक बार सिखा दिया उनको याद हो जाता है, तो बाद में वो ऐसे करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि आज करा दिया, कर भी लिया, कल फिर दोबारा सिखाना पड़ता है आपको। तो उनके अब आप ग्रुप भी, समूह भी बना सकते हैं अपनी कक्षा में। जितने बच्चे आपके पास हैं उनमें से जो ज्यादा ग्रहणशील वाले हैं, मध्यम वाले हैं, कम वाले हैं, थोड़ा एक समूह भी बना सकते हैं, 2-3, उस तरह से आप उसको सिखा सकते हैं। उसमें इतनी देर रखें कि जैसे ये भी देखें कक्षा में, हमको कोई जरूरी नहीं है कि ये भी मैं आपको बता दूं, स्कूल में आप उस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं, जहां जहां भी स्कूल में है, जैसे आपका पीरियड है कि इतने टाइम का एक पीरियड होता है, तो उसमें आप रुचि के अनुसार उसको ऐसा भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा समय को वो अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि वो घंटी पूरा करने वाला काम नहीं करना है, उसमें सारी परिस्थितियों को देख करके फिर उसको उतना ही हमको ये कराना है। और दूसरा, हमने सैद्धांतिक शिक्षण के लिए योग का एक सैद्धांतिक पक्ष होता है हर चीज का। एक होता है उसकी थ्योरी, एक होता है उसका प्रैक्टिकल। जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको भी हमने इस रूप में समझाने का प्रयास किया है कि वो सैद्धांतिक दोष ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई आसन करना है, उसकी सैद्धांतिक रूप से उस आसन की जो विधि है, वो विधि को सही सही ढंग से बताया जाए। तो वो हमने पूरा प्रयास किया, वो बहुत सरल है, उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसको जो है, बहुत चित्रात्मक पाठ इसके अंदर है, उसको आप एक बार देख लोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसा आपने देख लिया आपको समझ में आ गया। हालांकि कुछ आसन के पोस्चर्स इसमें भी हैं, ये जो पुस्तक इसमें भी है। बच्चों की जो सिलेबस वाली जो किताब आपको दे दी जाएगी, तो उसमें सारी चीजें देखेंगे, तो बहुत सुगमता के साथ में आप सीख सकते हैं। तो अब इसमें हमने एक काम और भी किया है, सिर्फ योग का पाठ्यक्रम नहीं है जो किताब आपके हाथ में आने वाली है, हमने उसमें 2-3 चीजें और भी किया है। वो ये है कि एक तो हमने मोरल वैल्यूज को, कि समाज में जो, क्योंकि पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता था, मुझे नहीं पता कि अभी सिक्किम में है कि नहीं नैतिक शिक्षा, बाकी सब जगह लगभग हटा दिया। तो वो मोरल वैल्यूज को भी हमने थोड़ा उसके अंदर डाला हुआ है कि जैसे बच्चा, तुमको नाखून काटना है, नहाना है, तुमको ठीक से कपड़े पहनना है, तुमको घर में अभिवादन करना है, इस तरह से उस चीज को हमने बड़ी सुगमता के साथ में उन चीजों को बताने का प्रयास किया है। दूसरी चीज, हम लोगों ने प्रेरक कहानियां भी छोटी छोटी, कि हमको कैसा काम करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, उन किताबों में बहुत छोटी छोटी चीजें वो विषय वस्तु को समझाने के लिए हमने उनको बताया है। तो ये आपको जरूरी है कि उन विषय वस्तु को बता करके उसके पीछे का जो हेतु है उसकी आप अच्छी तरह से व्याख्या करें, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोर्स के अंदर, किताब के अंदर ही वो चीजें हों। तो व्यवहारिक दृष्टि से आप जिन चीजों को बताना चाहते हैं, आपके पास एक आधार है, क्योंकि आप उस विषय के लिए अभी कक्षा ले रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई बाकी चीजों को भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये सिखाने के लिए हो गया। बाकी जो है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा सिखाते समय हम भी पोस्चर्स करें या दिखाएं करें। कई बार ऐसा होता है कि जैसा आपने कहा भी था कि जगह कम है, खाना खा करके आते हैं बच्चे, ये एक प्रॉब्लम होती है स्कूल में। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम, क्योंकि बहुत कठिन आसन नहीं है, हम उसमें एक बच्चे को थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करवाया, 2 बच्चों से करवाया, बाकी को कहा बेटा जो कर सकते उनको करवाइए, बाकी कहो कि इसको अभ्यास करना है। तो इसमें मैंने देखा है कि बच्चे खुशी खुशी से करते हैं। हमने तो यहां तक देखा कि मैंने कई बच्चों को ये किताबें दी हैं, वो अपने सीख करके घर वालों को भी करा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो इतनी उनकी रुचि आती है। और ये किताब आप दे देंगे, जब पहुंचेगा बच्चों के हाथ में, बाकी किताबें पढ़े ना पढ़े, आप 5-7 दिन में सारी किताबें पढ़ करके आपको सुना देंगे।
ये मैंने देखा है। तो हमको इस बात के लिए खुशी है, क्योंकि सबसे कठिन क्या था मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि योग को पाठ्यक्रम में लगाने का प्रयास पहले नहीं किया गया, ये भी आपको दे देंगे। इसमें मैंने योग शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ये जो पुस्तक है, इसमें मैंने ये दे रखा है कि योग शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए एनसीईआरटी ने किस तरह के इन्होंने प्रयास किए थे अलग अलग जगह पर। बहुत सारा प्रयास हुआ था और एससीईआरटी को जो है ना निर्देश कर दिया गया था कि इसको योग को कंपलसरी लागू किया जाए। पर दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा कारण आया कि जो पठनीय सामग्री है योग को, जिस तरह से उसको हमको एक बच्चों के हिसाब से एक उचित पाठन जो सामग्री होना चाहिए, उसकी जो सिलेबस या कोर्स तैयार होना चाहिए, वो नहीं हो पाया था। योग लागू करने में सबसे बड़ी कठिनाई उसकी थी। तो हमने क्या किया कि उस कठिनाई को दूर किया। हमको काफी टाइम लगा ये सब बच्चों के विषय में, बच्चों को साइकोलॉजी के विषय में पहले मुझको पढ़ना पड़ा, सीखना पड़ा। हमने एक टीम बनाई, उस टीम के साथ एक उसमें एनसीईआरटी से जुड़े हुए थे, एक दो लोग एससीईआरटी से जुड़े हुए थे, दो चार योग संस्थान से जुड़े हुए लोग थे। सबको मिला करके फिर हमने उस कार्य को किया। ये एक वो जो पाठ्यक्रम की जो एक क्वालिटी की जो अभाव था उसकी पूर्ति ये पतंजलि योगपीठ ने किया। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे, क्योंकि हम लोग आस्था पे एक बार कभी आपने देखा होगा, इसको हमने ये किताब ही नहीं बनाई है, हमने इसको ई लर्निंग भी बनाया है कि जैसे इंटरनेशनली ई लर्निंग का काफी आज वो है। और दूसरा हम लोगों ने उसका एपिसोड टाइप भी बनाया है टीवी में, तो कार्टून के हिसाब से बच्चों को बड़ा समझ में आता है, तो वो भी दे देंगे। तो स्कूल में भी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कमी होती है, फिर भी कभी सामूहिक रूप से सीडी दिखाने का कार्य भी, या जैसे वो सब चीजें भी की जा सकती हैं। तो हमने उसी स्टैंडर्ड का इसको बनाया है। तो एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये जो पुस्तक दी है आपको मैंने, इसके अंदर हमने ये प्रयास किया है कि पूरी 12वीं तक के हिसाब से है इसमें, तो पर आपको अपनी कक्षा के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आपको इसमें कराना है। और बैठ करके आप इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। और इसमें हमको जो सिखाना है कि आसन वगैरह के भी इसमें आप देखेंगे, योगाभ्यास सूची और आवश्यक निर्देशन। तो इसमें आसनों के प्रकार कैसे होते हैं, एक तो ध्यानात्मक होता है कि बैठ करके करने वाले होते हैं, कुछ विश्रामात्मक होते हैं, विश्राम में मतलब लेट लिया अपने आराम से विश्राम की स्थिति में है, कुछ खड़े वाले आसन होते हैं, कुछ जो है हमारे साइड में झुक करके करने वाले आसन होते हैं। तो ये अलग अलग आसनों की स्थितियां होती हैं। संवर्धनात्मक आसन, जैसे जो शरीर को ज्यादा, जिसमें हमको ताकत लगानी पड़ती, ऐसा आसन भी होते हैं। तो इसमें हमको धीरे धीरे उन आसनों को समझ करके उनका समूह बना करके उसको हमको हमारे नॉलेज में होना चाहिए। बच्चों को तो जितना कोर्स में है उतना करा सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। और इसमें आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी, क्योंकि शिक्षक के हिसाब से हमको ये समझने की जरूरत है कि हमको ये योगासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, योग का मतलब क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में ये समझाने का प्रयास किया है कि बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी ये योगासन क्या होते हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे। तो वो उसका शास्त्र के हिसाब से, आप योग दर्शन के हिसाब से एक योगी की तरह से आप उत्तर दे सको। जो जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर के रूप में क्या होना चाहिए, हमने इसको बहुत बखूबी, बहुत सुंदर ढंग से दिया हुआ है। इसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत सरलता से पढ़ने में आपको याद हो जाएगा। दूसरा, जैसे हमने कहा कि जो योगाभ्यास का अभ्यास के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि हमको वो करवाना है कि खेल खेल में ही, सहजता से ही सारे हम आसन बच्चों को सिखा सकें। नॉलेज की दृष्टि से योगासन का प्रभाव मोटे मोटे तौर पर कई बार क्या होता है कि आसनों के लाभ क्या है, इसके लिए हमको एक एक आसन का बहुत सारा लाभ, नॉलेज जितना बन जाए उतना अच्छा है। यदि उतना हम नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं तो सामान्य रूप से खड़े होकर के किए जाने वाले आसन से क्या लाभ हो जाता है, सूर्य नमस्कार से क्या होता है, बैठने वालों से क्या लाभ होता है, शरीर को मोड़ने से क्या होता है, वो हमने कुछ पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 47 पेज के अंदर वो दिया हुआ है, वो आप आराम से देख सकते हैं। प्राणायाम को भी हमने बच्चों को बहुत सुगमता के साथ में, बहुत ही प्राइमरी लेवल से हमने शुरू किया है कि किस तरह से बच्चों को हम चीजों को सिखा सकते हैं। तो प्राणायाम क्या है, प्राणायाम से क्या लाभ होता है, प्राणायाम को कैसे करना है, तो बच्चों के हिसाब से हमने बहुत सामान्य रूप से वो सिखाया हुआ है। उन चीजों को आप सिखा सकते हैं। बाद में क्या कर सकते हैं, जैसे वो तो स्टेट लेवल पर भी हो जाएगा आयोजन। छोटे बच्चों के लिए आप जैसे कम से कम 4वीं 5वीं बच्चों के लिए तो हम लोग आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल स्तर पर
तो बच्चों को कह दें, कुछ नहीं तो छोटा सा कोई उसको कोई गिफ्ट दे दे कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा आसन किया, शाबाश, उसको थोड़ा उत्साह मिलेगा। या हम अंतर विद्यालय भी कुछ एरिया के विद्यालयों को ले लें, या फिर आप स्टेट लेवल पर, तो इस तरह के भी बच्चों के लिए आयोजन भी योग को प्रोत्साहित करने के जितने भी उपाय हैं जिससे कि बच्चों की रुचि बढ़े और उनको अच्छा लगे, तो ये हम उसको कर सकते हैं। और दूसरा मैंने इसमें ये किया हुआ है, आप देखना इसके अंदर में ये पेज में है 69 में, कि हम प्रतियोगिता किस टाइप का कर सकते हैं, किस तरह से हमको करना चाहिए, वो भी मैंने इसके अंदर दिया हुआ है कि आसन कैसे हो, प्राणायाम, मुद्रा बंद, सामान्य रूप से इसमें दे रखा है। तो अब इसमें ये जो लास्ट में आप देखेंगे 71 से लेकर के 96 तक, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। योग सामान्य परिचय और योग के मुख्य प्रमुख क्या क्या होते हैं, कौन कौन से योग माने गए हैं, और फिर योग की संक्षिप्त पृष्ठभूमि कि योग शब्द का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे ये योग शुरू हुआ, योग का प्रवाह कैसे चला, आधुनिक समय में किस किस ने योग के विषय में बात करी, किस किस तरह के योग की बात करी, योग में जो प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं, योग के जो शब्द हैं उसमें योग का शब्द का क्या अर्थ है, योग का जो संप्रदाय है, योग का संप्रदाय मतलब कि योग की बड़े बड़ी शाखाएं रही, अलग अलग शाखाओं से योग बढ़ा, वो कौन कौन से में बढ़ा, ये आप सामान्य रूप से योग दर्शन जो है मुख्य ग्रंथ है योग के लिए, उसमें जो हमारे 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, उनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, उनके जो मुख्य मुख्य जो सूत्र हैं, 5-7 सूत्र हैं, उनके जो अर्थ हैं वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो आप इसको इतना भी समझ लेंगे तो आपको ये सुविधा रहेगी कि चीजों को समझने में, सीखने में, क्योंकि जितनी चीज आप सीख रहे हैं उसको पढ़ाने के हिसाब से हमको कैसे करना है। सामान्य जो निर्देशन था वो पूरा हो गया। योग के संदर्भ में इतना ही निर्देशन आपको समझना और जानना जरूरी है। अब हम एक थोड़ी देर के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं जिससे कि बात और स्पष्ट हो जाए। उसके बाद में किताबों के हिसाब से फिर एक बार में या 2 बार में मैं आपको मुख्य मुख्य चीज समझा दूंगा। नानीको नोज ब्लिडिङ भयो भने शीर्षासन गर्नुहुन्छ ना। देखो, एक तो ना इसमें क्या करनी बनी, ये ध्यान रखना, कोई पनि आसन, एक तो जैसे मैले भने कि एक तो जबरदस्ती ना करने कोई पनि। जैसे मान लो इसमें जो बच्चों के जो कोर्स हैं उसके अंदर शुरू में शीर्षासन वगैरह नहीं दिया हुआ है, परंतु आप जैसे क्या होता है कि बच्चों की जो रुचि होती है ना, जैसे शुरू में तो बड़ी रुचि रहेगी, बाद में फिर आप एक ही तरह की चीज सिखाएंगे तो बच्चों के क्या होता है कि जो उनकी जो दिमाग है ना तेज तेज चलता है, तो उसके बच्चे के हिसाब से थोड़ी सी वेराइटीज, विविधता होनी चाहिए उसके अंदर, थोड़ा अलग अलग होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि जो बच्चों को जैसे नाक से ब्लीडिंग होती हो, जिनके आंखों में चश्मे चढ़ा हुआ है, या जिनको सर में कोई परेशानी है, जिनको बहुत ज्यादा नजला जुकाम है, उनको शीर्षासन नहीं कराना, उनको थोड़ा सर्वांग आसन है, उत्तान पादासन है, ये आप करा सकते हैं। तो योग में विविधता के लिए कभी कभी कुछ कुछ कठिन आसनों का अभ्यास भी आप करा सकते हैं।